तो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तलाक के बाद लड़कियों की स्थिति। एक छोटे से शहर में यहाँ पहली बार वह एक सेमिनार में भाग लेने आया था। 3 दिन का सेमिनार था जो दूसरे दिन सुबह से शुरू होने वाला था। उसकी कंपनी ने पहले ही उसके लिए होटल बुक कराया हुआ था। होटल पहुंचकर उसने आराम करने का इरादा किया ही था कि फोन की घंटी बजने लगी। उसने बेमन से फोन उठाया। रिसेप्शनिस्ट का फोन था। सर, आपसे कोई मिलने आया है। उसे ऊपर कमरे में भेज दूं या फिर आप लॉबी में आ रहे हैं? इस अजनबी शहर में कौन उससे मिलने आया होगा, यह सोचते हुए उसने कहा, मैं नीचे ही आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में। उसने जल्दी जल्दी शर्ट डाली और लिफ्ट पकड़कर लॉबी में पहुंचा। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने कोने में रखे सोफे की तरफ इशारा किया जहां एक सावली सी लेकिन आकर्षक व्यक्तिगत वाली लड़की बैठी हुई थी। वह उसकी ओर बढ़ा तो वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप धीरज सर है ना? हेड ऑफिस से आए हैं? उसने असमंजस भरी निगाह उस पर डालते हुए कहा था। हाँ, पर आप? सर, मैं मीता हूँ। इस शहर में कंपनी की ब्रांच में काम करती हूँ। सेमिनार के सिलसिले में आप इस शहर में 3 दिन रुकने वाले हैं ना? कंपनी ने मुझे भी सेमिनार में भाग लेने के लिए ड्यूप्ट किया है। मेरे बॉस राजेंद्र सर ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे पहले ही मिल लूँ और इस बात का ख्याल रखूँ कि इस नए शहर में आपको कोई परेशानी ना होने पाए। वह विस्मय से भर उठा। कंपनी कितना ख्याल रखती है अपने स्टाफ का। फिर सोफे पर बैठते हुए बोला, खुशी हुई मीता जी आपसे मिलकर। मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। सोच रहा था कि इस अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे। चलो, आपका साथ रहेगा। कुछ देर उन्होंने औपचारिक बातें की और फिर मीता को धन्यवाद देकर वहाँ उठ खड़ा हुआ। उसे इस समय थोड़ा आराम कर लेना बहुत जरूरी लग रहा था। अगले दिन जब वह सेमिनार में पहुंचा तो मीता गेट पर ही खड़ी मिल गई। वह उसका इंतजार ही कर रही थी। दोनों बातें करते हुए सेमिनार हॉल में पहुंचे और साथ वाली कुर्सियों पर बैठ गए। लंच टाइम में दोनों ने साथ ही खाना खाया। बातों ही बातों में यह तय हुआ कि सेमिनार के बाद वो शहर के कुछ दर्शनीय स्थल देखने जाएंगे। पूरे 3 दिन कंपनी ने उसके लिए कार की व्यवस्था की हुई थी। वो सीधे ही घूमने निकल गए। शहर से करीब आधा घंटे की दूरी पर एक तालाब था जिसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया था। 3 तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा यह तालाब सचमुच बहुत सुंदर था। वो बहुत देर तक तालाब के किनारे बातें करते हुए घूमते रहे। थोड़ा अंधेरा होते ही बत्तियां जल उठी। उनकी रोशनी में नहाया तालाब और भी खूबसूरत लगने लगा। वो थक कर तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गए थे। शाम गहराने के साथ ही वहां सैलानियों की अच्छी खासी संख्या नजर आने लगी थी। तालाब से कुछ दूर लगी दुकानों पर लोग खा पी रहे थे, मौज मस्ती करते बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे और जोड़े हाथों में हाथ डाले तालाब की खूबसूरती को निहारते उसके चारों ओर बने ट्रक पर चक्कर लगा रहे थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठकर उस नज़ारे का आनंद ले रहे थे। कुछ देर वो खामोश बैठे रहे। फिर उसने मीता से कहा था, रात होती जा रही है, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। सोचते होंगे हेड ऑफिस से ऐसा कौन आया है जिसकी वजह से आप समय पर घर नहीं पहुंच पा रही हैं। गालियां दे रहे होंगे मुझे। चलो चलते हैं। वो उठने लगा था पर मीता को वैसे ही बैठा देखकर रुक गया। क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा है मेरा। मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। फिर भी रात तो हो रही है, उसने उठते हुए कहा था। वो उठकर चल दी तो वह भी उसके पीछे पीछे कार की ओर चल दिया। कुछ प्रश्न उसके जहन में उभर रहे थे पर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। रास्ते भर मीता ने खामोशी ओढ़े रखी। वह सिर्फ बात करने के लिए ही उससे कुछ जानकारियां लेता रहा और उनके बहुत संक्षिप्त उत्तर देती रही। होटल पहुंचने पर कार से बाहर निकलते हुए उसने कहा था, आपको घर जाकर अकेले अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम होटल के रेस्तरां में साथ ही खाना खा लें। ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल आई थी। मैं डिनर से पहले थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। अगर आपको भी फ्रेश होना हो तो मेरे आने के बाद
आप मेरे कमरे का उपयोग कर सकती हैं। वह उसे लॉबी में बैठाकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लॉबी में आया तो मीता भी फ्रेश होने के लिए चाबी लेकर उसके कमरे में चली गई। रेस्तरां में आते ही मीता का मूड बिल्कुल बदल गया था। उसने ही दोनों के लिए खाने का ऑर्डर दिया और बोली, सर आज तालाब तो हमने देख ही लिया है। कल सेमिनार खत्म होने के बाद मैं आपको शहर में घुमाऊंगी। बहुत ज़्यादा जगह तो यहाँ देखने के लिए नहीं है, पर जो भी है देखने लायक है। कुछ जगहें तो छोटी छोटी गलियों में काफ़ी अंदर है, वहाँ कार से जाना मुश्किल है। फिर कैसे जाएंगे हम? वो कुछ सोचने लगी और फिर बोली, ऐसा करते हैं कल मैं अपना स्कूटर लेकर आती हूँ, मेरे स्कूटर से घूमेंगे। कितना ही संकरी गली हो, ले जाओ उसे। क्यों, ठीक रहेगा ना सर? वह उसके उत्साह को मंद नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत ही हामी भर दी तो वह खुश हो गई। तय प्रोग्राम के अनुसार दूसरे दिन शाम को वो स्कूटर से घूमने निकल पड़े। स्कूटर मीता ही चला रही थी। वाकई कई जगह देखने तो बहुत संकरी गलियों से गुजरना पड़ा। उन पुरानी लेकिन वैभवशाली हवेलियों में वो साथ साथ घूमे जो ऐतिहासिक धरोहर तो थी ही, वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना भी थी। वह उसे घंटा घर दिखाने ले गई। वहाँ के एकमात्र लेकिन बहुत खूबसूरत छोटे से बाग में वो थोड़ी देर बैठे। उसने उसे बाजार घुमाए, खाने पानी की मशहूर दुकानें दिखाई और म्यूजियम भी दिखाया। मीता उसकी गाइड बनी हुई थी और बड़े उत्साह से उसे सब कुछ दिखा बता रही थी। काफ़ी घूम फिर कर वो थक गए थे। आखिर में वह उसे शहर के बीचों बीच टेकड़ी पर बने कृष्ण मंदिर ले गई। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो मंदिर में पहुँचे तो उस ऊंचाई से जगमग करते शहर का मनोरम दृश्य देखकर उनकी सारी थकान उतर गई। मंदिर के दर्शन करने के बाद वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठ गए। मीता की बाँह उसकी बाँह को स्पर्श कर रही थी। वह उस छुअन को भीतर तक महसूस कर रहा था, पर मीता इस सब से बेखबर उसे उंगली के इशारे से वो जगह दिखा रही थी जहाँ वो थोड़ी देर पहले घूम कर आए थे। वहाँ बैठे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों का ही उठने का मन नहीं था, पर रात के 8 बज चुके थे। घड़ी पर नज़र पड़ते ही मीता हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई थी। चले सर, टाइम तो काफ़ी हो गया है। कोई बात नहीं, आ चलो, आज भी वही रेस्तरां में खाना खाते हैं, वहीं से तुम घर निकल जाना। पता नहीं कब हुआ आपसे तुम पर उतर आया था। नहीं सर, यहाँ से मेरा घर बहुत पास है। चलो मैं आज आपको अपने हाथ का खाना खिलाती हूँ। खाना खाने के बाद कार बुलाकर आप आराम से होटल जा सकते हैं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे आते ही उसने स्कूटर की चाबी उसे थमा दी और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, स्कूटर अब आप चलाइए। मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता है, तुम ही चलाओ। आप चिंता ना करें सर, पास में ही है, रास्ता मैं बताती रहूँगी। वह पीछे वाली सीट पर आराम से उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर बैठ गई और उसे रास्ता बताती रही। वाकई 5-7 मिनट में ही वो उसके घर पहुँच गए। एक बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था। बड़े करीने से सजा फ्लैट मीता की सुघड़ता को नुमाया कर रहा था। उसे हॉल में बिठाकर वह डिनर की तैयारी करने किचन में चली गई। अकेला बैठा वो बोर होने लगा तो उठकर किचन में चला आया। मीता के मना करने पर भी वह सब्जी काटने बैठ गया। मीता गैस पर पहले ही कुछ चढ़ा चुकी थी और बर्तन निकालने में लगी थी। तभी उसने पूछ लिया, तुमने अब तक शादी नहीं की मीता? उसने एकदम उसे पलट कर देखा था, फिर वह वापस अपने काम में लग गई थी। वह अचकचाया सा उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी बिना उसकी ओर मुड़े उसने कहा था, हाँ शादी की थी मैंने। की थी? क्या मतलब? मेरा तलाक हो चुका है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। इसमें सॉरी की क्या बात है? 30 साल से ऊपर की मेरी उम्र देखकर किसी के भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है। खाना बनने तक उनके बीच खामोशी पसरी रही। खाना भी उन्होंने लगभग बिना बात किए ही खत्म किया। वह उस कमरे में पड़े एकमात्र सोफे पर जाकर बैठ गया। मीता बर्तन रखने अंदर चली गई। लौटी तो उसके हाथ में इलायची का डिब्बा था। उसे वह डिब्बा पकड़ाकर वह भी उसी सोफे पर बैठ गई। वह उससे कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आंखों में नमी देखकर रुक गया। शादी के बाद छेड़ने का उसे मन ही मन बहुत अफसोस हो रहा था।
तभी मीता ने कहना शुरू किया था, हमारी लव मैरिज हुई थी, हम बहुत खुश थे। सुशांत मुझे लेकर बहुत गंभीर था। शुरू में तो मैं उसे उसके जबरदस्त प्रेम का हिस्सा मानकर खुशी होती रही, पर धीरे धीरे उसके शक्की स्वभाव ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं ना तो किसी से बात कर सकती थी, ना ही किसी की प्रशंसा कर सकती थी, और ना ही कहीं आ जा सकती थी। मायके भी जाती तो वह पीछे पीछे चला आता। मैं जितना ही समझाती उतना ही उसके शक का दायरा बढ़ता जाता। कब तक सहन करती यह सब? 6 महीने पूरे होते होते मैंने उसे तलाक का नोटिस दे दिया। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर मैं इतनी घुटन महसूस करने लगी थी कि बस उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। यह कहते कहते मीता सुबकने लगी थी। उसने सांत्वना देने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। ड्राइवर की मिस कॉल आने पर वह घड़ी देखता उठ खड़ा हुआ। मीता उसे गेट तक छोड़ने आई। जब तक कार रवाना नहीं हुई वह वहीं खड़ी रही। सेमिनार का वह तीसरा और आखिरी दिन था। उसी रात उसकी वापसी की ट्रेन थी। मीता के समान व्यवहार से उसे ये अंदाजा हो गया था कि रात के उस प्रसंग से वह उभर चुकी थी। उसने भी वह बात नहीं निकाली। ट्रेन के जाने तक उनके पास 4 घंटे का समय था। उसने एक बार फिर कृष्ण मंदिर जाने की इच्छा जताई तो मीता तुरंत तैयार हो गई। वो उसी सबसे ऊंची सीढ़ी पे जाकर बैठ गए। उस ऊंचाई से शहर का नज़ारा देखते हुए उसने कहा था, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मीता जी, ये 3 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। सच कहूँ यहाँ बड़े बेमन से आया था। आज जब जाने का समय आ गया है तो बड़े बेमन से जा रहा हूँ। तेज हवा से मीता के बाल बार बार उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। उन्हें हाथों से हटाते हुए मीना ने उसकी आंखों में देखा था। ऐसा क्या है इस छोटे शहर में तुम, उसने कहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई थी। वो काफ़ी देर तक मंदिर की उसी सीढ़ी पर बैठे बातें करते रहे। ट्रेन जाने का समय तेजी से पास आता जा रहा था। अचानक घड़ी पर नज़र पड़ने के साथ ही वह उठकर खड़ा हो गया था। होटल जाकर उसने अपना सामान उठाया और काउंटर पर चाबी पकड़ाकर तेजी से बाहर निकल आया। मीता उसे ट्रेन तक छोड़ने आई थी। जब वो स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन चलने ही वाली थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में अपना बैग रखने के बाद वह गेट पर आकर खड़ा हुआ ही था कि गाड़ी सरकने लगी। उसने ट्रेन के साथ साथ चल रही मीता से कहा था, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मीता, क्या मैं कभी फ़ोन पर तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मीता ने हाथ हिलाते हुए कहा था। तभी ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। मीता रुक गई थी और लगातार हाथ हिला रही थी। वह भी तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक मीता आंखों से ओझल नहीं हो गई। अपने शहर पहुंचकर वह काम में बहुत व्यस्त हो गया था। मीता को फ़ोन करने की बात उसके दिमाग में थी, पर किसी न किसी कारण वह कर नहीं पाया था। उसे आए 7-8 दिन गुजर गए थे। उस दिन फ़ोन की घंटी बजी तो उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह मीता का फ़ोन होगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वह सचमुच उछल पड़ा था। अरे मीता, तुम? हाँ मैं। आपने तो कहा था मैं फ़ोन करूँगा, जाते ही भूल गए। कौन मीता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताए पल रोज़ याद कर लेता हूँ। मैं कैसे मान लूँ, इतने दिन जाकर हो गए, फ़ोन तो किया नहीं आपने। मैं सच कह रहा हूँ, हर दिन याद किया है तुम्हें। हाँ, फ़ोन ना करने की गलती की है मैंने। इस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या सज़ा है मेरे लिए? ठीक है, हफ्ते में कम से कम 3 बार फ़ोन करना होगा आपको। यह कहकर वह जोर से हंस पड़ी थी। उसके बाद वह नियम से उसे फ़ोन करने लगा था। उनमें लंबी बातें होती, ज़्यादातर उनके बीच समान बातें ही होती थी। मीता उससे हर छोटी बड़ी बात विस्तार से बताती और वह उसे ध्यान से सुनता। उसे फ़ोन करने में ज़रा भी देर हो जाती तो मीता का फ़ोन आ जाता। फ़ोन के अलावा वो एसएमएस के जरिए भी एक दूसरे का समाचार लेते रहते। उसने कई बार मीता के शहर जाने और उससे मिलने का मन बनाया, पर किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो पाया। फ़ोन उनके बीच संपर्क का ऐसा साधन बन गया था जिससे वो एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते थे। इधर कई दिनों से मीता उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी और न ही उसका खुद का कोई फ़ोन आया था। उसने उसे कई एसएमएस भी किए, पर उनका भी कोई जवाब नहीं मिला।
तो वह परेशान हो उठा। उसने उस ब्रांच में फ़ोन किया जहां मीता काम करती थी, तो उसे पता चला कि वह लंबी छुट्टी लेकर अपने घर चली गई है। यह उसके लिए और भी परेशानी की बात थी। मीता ने इस बारे में उसे कुछ भी तो नहीं बताया था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका घर कहाँ था। फिर वह चाहे कहीं भी हो उसे फ़ोन तो कर सकती थी। उसके फ़ोन का और उसके इतने सारे एमएसएस का जवाब तो दे सकती थी। क्या हुआ है उसे? उसकी चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने उसे फ़ोन करना और एसएमएस का भेजना जारी रखा, पर किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। एक माह बाद उसने मीता के ऑफिस में फिर से फ़ोन लगाया तो पता चला उसने छुट्टी बढ़ा ली है। बार बार मीता के ऑफिस में फ़ोन करना और उसके बारे में पूछना उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। हार कर उसने फ़ोन करना और एसएमएस भेजना बंद कर दिया। वह हर सुबह एक नई आशा लेकर उठता कि शायद उस दिन मीता का फ़ोन आ जाए, पर उसे निराशा ही हाथ लगती। वह सिलेवर सारी बातें याद करता और सोचता उससे कहाँ और कैसी गलती हुई है कि मीता ने उससे संपर्क ही तोड़ दिया है, पर उसे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती थी। अचानक क्या हुआ था वह समझ नहीं पा रहा था। आज लगभग 7 माह बाद वह फिर इस शहर में था। वह हर जगह गया जहां मीता के साथ घूमा था। वह उसके घर का भी चक्कर लगा आया था जहां दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। थक कर वह अपने होटल में आकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो शाम उतर आई थी। वह उठकर बैठ गया। उसका मन बहुत उदास हो गया था। वह इस शहर को जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाना चाहता था। उसने तय किया कि कल सुबह की पहली बस से वह वापस चला जाएगा। यह तय करने के बाद वह होटल से बाहर निकल आया। यूं ही इधर उधर भटकने के बाद उसके कदम कृष्ण मंदिर की ओर उड़ गए। वह एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और यह सोचता जा रहा था कि काश मीता भी पहले की तरह उसके साथ होती। सबसे ऊपर की सीढ़ी उसे दिखाई देने लगी थी। वहां बैठकर वह उन पुराने दिनों में खोना चाहता था, लेकिन कुछ सीढ़ी पहले उसने देखा कि उस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर तो पहले से ही कोई बैठा हुआ था। उसे बहुत निराशा होने लगी। उसे लगा वह लौट जाए, पर वह इतना थक गया था कि वहां कुछ देर बैठने के लिए उसके कदम बढ़ते गए। सांझ के झुटपुट्टे में उसने देखा, उसे देखते ही उस सबसे ऊपर सीढ़ी पर बैठी वह लड़की उठकर खड़ी हो गई थी और हैरत से उसे देख रही थी। पास आते ही उसकी आंखें भी जैसे धोखा खाने लगी। क्या वह सचमुच मीता ही थी या फिर वह उसे मीता समझ रहा था? तभी आवाज ने उसे चौंका दिया। सर, आप यहाँ? उत्तर में वह धम से सीढ़ी पर बैठ गया था। उसकी टांगें कांप रही थी। मुश्किल से अपने आप पर काबू करते हुए उसने पूछा था, इतना क्यों परेशान किया मुझे मीता? मेरे फ़ोन और एसएमएस का जवाब ना देकर तुम क्या जताना चाहती थी? यही ना कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं है? फिर यहाँ इस सीढ़ी पर बैठकर क्या कर रही हो तुम? इस सब का मतलब समझाओगी मुझे? मीता उसे अचानक वहाँ देखकर लगे धक्के से उभर चुकी थी। वह उसके पास बैठते हुए बोली, पता नहीं जो कुछ मैं आपसे कहूँगी उसे आप उसके सही रूप में लोगे या नहीं, पर मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। सुशांत को तलाक तो मैंने दे दिया था, पर मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। शायद यही स्थिति उसकी थी। उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे लगता था शायद वह खुद के शक्की स्वभाव को छोड़ देगा और किसी दिन आकर मुझे मना लेगा। पहल उसे ही करनी थी। मैं उस दिन का हर दिन इंतजार करती थी। मुझे तलाकशुदा और अकेला जानकर कितने ही लोगों ने मुझसे संबंध बनाना चाहा, पर मुझ पर सुशांत हावी रहा। 2-3 लोगों से दोस्ती अवश्य हुई, पर कभी भी उनके लिए मेरे मन में कोई कोमल भावना जागृत नहीं हुई। आपसे मिलने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं सिर्फ आपके बारे में सोचने लगी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि सुशांत की जगह मैं किसी और के बारे में सोचूं। आपका फ़ोन नहीं आता था तो मैं बेचैन हो जाती थी। ना चाहते भी आपको फ़ोन करने के लिए विवश हो जाती थी। सच कहूँ मैं खुद से ही डरने और भागने लगी थी। आपको तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता था, पर आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। न मैंने पूछा था और न ही आपने बताया था। सिर्फ 3 दिन के साथ ने मुझे इतना बदल दिया था।
मैं सचमुच डरने लगी थी, इसलिए मैंने आपसे पूरी तरह दूर रहने का निर्णय लिया था। मुझे लगता था जब संपर्क टूट जाएगा तो मन भी बदल जाएगा, पर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, मैं आपको याद करने के लिए यहाँ अक्सर आकर बैठ जाती हूँ। मीता, काश एक बार तो तुमने खुलकर मुझसे कुछ कहा होता। तुम्हें क्या लगता है मैं इस मंदिर की तमाम सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ क्यों आया हूँ? चलो आज मैं तुम्हें अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था मेरे पिताजी गुजर गए थे। माँ ने मुझे और मेरी 3 बहनों को बड़ी मुश्किल से पाला। मैं पढ़ने में तेज़ था, इसलिए पढ़ता गया और मैंने MBA कर लिया। इस कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी करते 3 साल हो गए। कई रिश्ते आए मेरे लिए, पर मैं अपनी तीनों बहनों की शादी करने के बाद ही इस बारे में सोचना चाहता था। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, तीसरी की बात पक्की हो चुकी है। 2 महीने बाद उसकी भी शादी हो जाएगी। सच कहूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि किसी से सिर्फ 3 दिन की मुलाकात में उसके बारे में कुछ ऐसा फील करने लगूंगा जिससे मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। बोलो, शादी करोगी मुझसे? मीता ने धीरे से उसके कंधे पर अपना सर दिया था। मंदिर की उस सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे वो जगमगाते शहर के साथ अपना जगमगाता भविष्य भी देख रहे थे। फिर दोनों शादी करके साथ में खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड, जरूरी नहीं कि एक रिश्ता टूट गया तो हमारा जीवन वहीं पर ख़त्म हो गया। आप फिर से नया जीवन शुरू कीजिए और खुशी खुशी रहिए। उनके लिए दुख क्यों जिसको आपकी कोई परवाह ही नहीं।